RH इनकम्पैटिबिलिटी। हर एग्जाम का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके नर्सिंग करिकुलम का एग्जाम हो, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। आज के इस वीडियो में हम इसी फेवरेट येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। डोंट गो एनीवेयर, लास्ट तक जरूर देखना। अब हम बात कर रहे हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी की। यहाँ दो शब्द आते हैं, दैट इज RH एंड इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम RH को सबसे पहले समझें तो RH एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि मिलता है रहीसस से। तो रहीसस मंकीज हुआ करते थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया एंड वहां से निकला ये RH फैक्टर। तो RH फैक्टर बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी के ब्लड ग्रुप में या फिर किसी भी पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के सेल सरफेस के ऊपर कह लीजिए या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कह लीजिए ये RH प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कंसीडर होता है। वहीं अगर ये RH प्रोटीन एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कंसीडर होता है। एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं, कोई पर्सन है XYZ, उसका ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH प्रोटीन या फिर RH फैक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव आया। अगर वहीं उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होता या B नेगेटिव होता, इसका मतलब है कि उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स में RH फैक्टर एब्सेंट है। तो इतनी बात तो हो गई RH फैक्टर की या फिर रहीसस फैक्टर की। ओके, तब अपन बात करते हैं दूसरे वर्ड की जो कि है इनकम्पैटिबिलिटी। साधारण भाषा में अगर अपन समझे तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है इनकेपेबल होना, यानी इनकेपेबल तो नहीं कहेंगे बट इसको कह सकते हैं साथ में काम करने के लिए अयोग्य होना, नॉट कंपैटिबल इनफ टू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो अब जब हम बात करें ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब है व्हेन अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, यानी कि किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है फॉरेन एंटीजेंस के खिलाफ और उनको जाके अटैक करके कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उससे अपन बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। समझ आया? यानी कि बॉडी, जैसे मेरे बॉडी के जो एंटीबॉडीज होंगे वो मेरे रक्षक हैं, दोज आर माय गार्ड्स, माय सोल्जर्स, जो मेरी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाएंगे। अब अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, A पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो अगर मेरी बॉडी में B ब्लड ग्रुप डाला गया, समझ रहे बात, A ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड ग्रुप है बट अगर मेरे अंदर B ब्लड ग्रुप मुझे ट्रांसफ्यूज किया गया तो मेरे एंटीबॉडी समझ जाएंगे कि ये भैया जो बाहर से B आ रहा है वो एंटीजन है, वो इन्वेडर है, वो खतरा है। तो मेरे एंटीबॉडीज, मेरे A ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज तुरंत उस B ब्लड ग्रुप को जिसको वो एंटीजन, जिसको फॉरेन कंसीडर कर रहे हैं, उसको अटैक करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे एंड मेरी बॉडी में एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा जो कि दिखाएगा कि भैया गलत ब्लड ग्रुप शरीर के अंदर आ गया। समझ रहे बात? बट अगर वहीं पे A ब्लड ग्रुप वाले को A ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया तो एंटीबॉडी समझ लेगी नहीं, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हमारे ही साथ वाले लोग हैं, तो वो उसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा, एज सच कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। करेक्ट? इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ओके, वहीं अगर अपन ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इतना हमको पता है। हर ब्लड ग्रुप में, जैसे A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ऑलरेडी मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा के रखा है, आप ये देख सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेजर टॉपिक की तरफ जिसके बारे में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी तब अराइज होता है मेनली जब मैटरनल ब्लड, यानी कि मदर का ब्लड नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, उसके अंदर रहीसस फैक्टर एब्सेंट है, बट उसके अंदर जो फीटस ग्रो कर रहा है उसके यूट्रस में, उसके वूम्ब में, वो RH पॉजिटिव फीटस है। समझ रहे बात? मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर इस फीटस और मदर का ब्लड मिक्स होता है तो एज सच मदर की बॉडी उस फीटस के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अगर ब्लड मिक्स होगा तो फीटस की ब्लड मदर की बॉडी में जाएगा, मदर की एंटीबॉडीज उस फीटस के ब्लड को एंटीजन, फॉरेन, इन्वेडर, खतरा कंसीडर करेंगी एंड मदर का ब्लड उस फीटस के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा क्योंकि उसे मदर को बचाना है, ठीक है, और उन एंटीजन्स के खिलाफ लड़ाई करता है। ये था बेसिक सा कहानी। ओके, तो अब जरा डिटेल में बात करते हैं।
नॉर्मली क्या होता है, मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी में एक लिंक प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाजेंटा, ठीक है। तो किसी भी रीजन की वजह से मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता। अगर आपके दिमाग में ये है कि मम्मी का ब्लड ही फीटस के अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं है। मैटरनल सर्कुलेशन अलग है, यूट्रोप्लाजेंटल सर्कुलेशन अलग होता है एंड फीटोप्लाजेंटल सर्कुलेशन अलग होता है। आगे किसी ना किसी वीडियो में जरूर से इन सर्कुलेशंस के बारे में बात करेंगे, बट समझ लीजिए मैटरनल ब्लड अलग है, फीटल ब्लड अलग है। बट अगर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया गया, फॉर एग्जाम्पल कॉर्डोसेंटेसिस किया गया या फिर एमनियोसेंटेसिस किया गया, या किसी मदर का अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, या डिलीवरी के दौरान अगर मैटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन लिंक है अगर वो टूट जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ध्यान रखिएगा, हम फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ये डेवलप होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये कम्युनिकेशन लिंक टूटता है एंड फीटल ब्लड जो कि RH पॉजिटिव है अगर मदर की बॉडी में जाके मिक्स होता है जो कि RH नेगेटिव है, तो मदर की बॉडी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा उस फीटल RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, ठीक है। अब होगा क्या, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, एंटीबॉडीज जब तक प्रोड्यूस होंगे तब तक तो बच्चा डिलीवर हो गया, तो पहला बेबी डिलीवर हो गया, पहले बेबी को कोई हार्म नहीं हुआ। अभी लेकिन मदर की बॉडी ने उस RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, कह लीजिए जिनको उसने एंटीजन कंसिडर किया था, एंटीबॉडीज बना के तैयार रख लिए। यानी कि अब जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी होगा और ब्लड मिक्स होगा, तो मदर की बॉडी तुरंत समझ जाएगी कि भैया ये इन्वेडर्स हैं, एंड RH पॉजिटिव जो कि फीटस का ब्लड है, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी RH पॉजिटिव बेबी होता है तो उसको इन्वेडर कंसिडर करेगी, एंटीजन कंसिडर करेगी, और मदर की एंटीबॉडी जाकर एंटीजेंस को, यानी कि फीटस के ब्लड को अटैक करेंगे, उनको हार्म करेंगे, एंड इवेंचुअली एक कंडीशन डेवलप होगा जिस इज नोन एज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, या फिर हीमोलाइटिक कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसको अपन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहते हैं। तो ये हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न या फिर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मदर के एंटीबॉडीज ने फीटस के सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम फीटस के ब्लड को, या कह लीजिए फीटस के RBCs को अटैक करा। एज ए रिजल्ट फीटस का जो RBC है उसका ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा एंड फीटस की बॉडी में सिम्टम्स नजर आना शुरू होंगे। समझ आ गई बात। तो जब फीटस फॉर्म में है, बच्चा अभी यूट्रस के अंदर ही है, तो हीमोलाइसिस होगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs होगा। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होता है वो ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है हीम में, हीम कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में, एंड बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब बेबी डिलीवर होने के बाद जब बेबी के बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। एज अ रिजल्ट लिवर उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता बेबी की बॉडी में, तो क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट बेबी का बॉडी में डेवलप होगा क्या, जॉइंडिस। और जब यही जॉइंडिस, यही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक्सेस में आता है, और अगर ये बिलीरुबिन ब्रेन पे अटैक करता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक्ट्रस। ध्यान रखिएगा, कर्निक्ट्रस इक्ट्रस कंडीशन है जिसको अपन जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन में अगर बिलीरुबिन पहुंच रहा है तो उसे अपन बोलेंगे कर्निक्ट्रस। लेकिन यही नहीं, सिर्फ हीमोलाइटिक एनीमिया, जॉइंडिस या फिर कर्निक्ट्रस नहीं, लेकिन इसके अलावा इस RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से एक और मेजर कंडीशन जो बेबी के बॉडी में देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज हाइड्रॉप्स फीटालिस। अब हाइड्रॉप्स फीटालिस दो मेजर कंडीशन से बन रहा है, जिसमें फीटस नहीं, माफ कीजिएगा, जिसमें बेबी की बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। मेजरली फ्लूइड लिवर में एक्यूमुलेट होता है, स्प्लीन में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से बेबी का जो एब्डोमेन है बहुत स्वेल्ड अप नजर आता है। इसके अलावा फ्लूइड एक्यूमुलेशन बेबी के हार्ट में भी हो सकता है, बेबी के चेस्ट एरिया में भी हो सकता है। ओके, तो अगर अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की, तो मेजर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है रूटीन स्क्रीनिंग। यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, मदर हॉस्पिटल में विजिट के लिए आती है, उस वक्त फादर का ब्लड ग्रुपिंग करना जरूरी है, मदर का ब्लड ग्रुपिंग करना जरूरी है, हिस्ट्री कलेक्शन करना जरूरी है, ये जानने के लिए कि पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है। अगर उसका पहला बच्चा है तो हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सेकंड बेबी है तो ऑफकोर्स हमें ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है, ज्यादा स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड बेबी में एक्चुअली खतरा है।
तो रूटीन स्क्रीनिंग या रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू नो द ब्लड ग्रुप, टू नो द RH फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा मेजर इन्वेस्टिगेशन जो इस RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में किया जाता है, दैट इज नोन एज कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट के ऊपर भी हम लेटर ऑन एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे, बट कूम्स टेस्ट अभी के लिए इतना जान लीजिए, 2 टाइप का कूम्स टेस्ट होता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ओके, अब डायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या है, अगर एक लाइन का डेफिनेशन अपन समझे, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट वो ब्लड टेस्ट है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि फीटस के आरबीसीज में या फिर बेबी के आरबीसीज में कितने एंटीबॉडीज चिपक चुके हैं, कितने एंटीबॉडीज डायरेक्टली आरबीसीज पे अटैच हो चुके हैं, वो बताता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। दूसरा आता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिसका मतलब है कितने एंटीबॉडीज अभी भी आरबीसीज को अटैच नहीं हुए, उन पे अटैक नहीं किया है, बट फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट येट बाउंड टू आरबीसीज, उसे अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ओके, इसके अलावा अपन इन्वेस्टिगेशंस की अगर अपन बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी अगेन मेजर इन्वेस्टिगेशन इस RH कंपैटिबिलिटी में भी रहता है। क्यों? पर्पस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फीटस का बॉडी, यानी मदर जो प्रेग्नेंट है, बेबी अंदर है, उस वक्त फीटस की बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस आ गए। जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या फीटस की बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स लिवर का एनलार्जमेंट विच इज हिपैटोमेगाली, या फिर स्प्लीन का एनलार्जमेंट तो नहीं हो गया, कहीं बेबी के एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता चल सकती है। इसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्डोसेंटेसिस, बट वो इतना मेजर नहीं है, ना ही इतना प्रैक्टिस में है, क्योंकि वो ज्यादा इन्वेजिव है, वो जिसके एक भी गलत स्टेप की वजह से फर्दर इनकम्पैटिबिलिटी या फर्दर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, उसको अवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं इस फेटल कंडीशन विच इज RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है, दैट इज व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर फॉर RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए बर्थ के 72 घंटे के अंदर, विद इन 72 आवर्स ऑफ बर्थ, या फिर अगर अबॉर्शन हुआ है या ट्रॉमा हुआ है उसके तुरंत बाद 300 न्यू ग्राम्स ऑफ एंटी डी ग्लोबुलिन लगाना जरूरी है। या फिर एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम 28 से 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में किसी भी नॉन सेंसिटाइज कह लीजिए या नॉन इम्यूनाइज मदर को रहोग्राम 300 म्यू जी या माइक्रोग्राम्स का इंजेक्शन विच इज एंटी डी एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि प्रिवेंट कर सकता है RH इनकम्पैटिबिलिटी को। ओके, अब अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो चुकी है, ठीक है, ब्लड मिक्सिंग हो चुका है या सेकेंड बेबी है, उसके केस में अपन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का जब कंडीशन हो चुका है तो एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट आता है जिसे अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एब्डोमेन के थ्रू ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, किसमें? प्लाजेंटल वेन में, समझ गए? अम्बिलिकल वेन के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड में वेन और आर्टरी होता है, तो अम्बिलिकल वेन में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जो ब्लड फीटस तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकम्पैटिबिलिटी हुआ है जो कि फीटस के ब्लड में हीमोलाइटिक एनीमिया कर रहा है, तो फीटस की बॉडी में एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए या एनीमिया से होने वाले फर्दर कॉम्प्लिकेशन, जिसे अपन हाइड्रोप्स फीटालिस भी कह सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए फीटस की बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, अच्छे ब्लड को पहुंचाता है, क्योंकि फीटस के आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो बाहर से हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि उसकी बॉडी, फीटस की बॉडी जो अभी फीटस अंदर ही है, वो मेजर कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो पहला मैनेजमेंट हो गया इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब बेबी डिलीवर हो गया। बेबी डिलीवर होने के बाद क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी बताया बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ा, उसकी वजह से जॉइंटिस हुआ। तो जॉइंटिस के मैनेजमेंट के लिए आता है फोटोथेरेपी। ये फोटोथेरेपी का काम क्या है? फोटोथेरेपी क्या करता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि फैट सॉल्युबल था, उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन में, जो कि बेबी के बॉडी से फीसेस या यूरिन के थ्रू इजीली पास ऑफ हो जाता है। तीसरा मैनेजमेंट जो कि बहुत एसेंशियल है, विच इज नोन एज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब है बेबी के बॉडी से उस ब्लड को, यानी कि एंटीबॉडी कोटेड ब्लड को या आरबीसीज को रिमूव ऑफ करना एंड बेबी के ब्लड से कंपैटिबल ब्लड को बेबी के अंदर ट्रांसफ्यूज करना, दैट इज नोन एज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है इस RH इनकम्पैटिबिलिटी में। इसका मेजर बेनिफिट देखें तो इसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मेजर बेनिफिट है कि ये बिलीरुबिन एन्सेफेलोपैथी को प्रिवेंट करेगा,
क्यों, कैसे प्रिवेंट करेगा? जब एंटीबॉडी कोटेड ब्लड बेबी की बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी कि एंटीबॉडीज जा रहे हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जा रहा है, तो ब्रेन पे अटैक नहीं होगा, ब्रेन पे अटैक नहीं होगा तो एंसेफेलोपैथी नहीं होगी, एज अ रिजल्ट कनेक्टर्स भी प्रिवेंट हो जाएगा, बेबी का बॉडी एनीमिया से भी बच जाएगा। हेंस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज अ गुड ऑप्शन एज मैनेजिंग फॉर RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बस एक लाइन में उसको अगर समराइज किया जाए तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है RH नेगेटिव मदर है जिसके अंदर RH पॉजिटिव फीचर्स ग्रो कर रहा है एंड उसकी वजह से हिमोलाइसिस ऑफ द बेबीज ब्लड या बेबी के RBCs का हो सकता है, मेजरली सेकेंड प्रेगनेंसी में अफेक्ट करेगा। इसकी प्रिवेंशन के लिए याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का, एंटी डी ग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस लगना जरूरी है। रहोग्राम के नाम से आते हैं, 300 μg लगाए जाते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर एज अ प्रिवेंटिव मेजर में अपन 28 से 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर मदर को लगाते हैं। So that's it for today's video. Do come back to my channel. Do drop your comments in the comment section. Do like, share and subscribe. Thank you.